Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to another lecture. This is chapter number 4 of the Tony Geddes, and we are learning how to make decisions in the program. In the last lecture, we covered relational operators like greater than, less than, equals to, not equals to. Then we learned how to make decisions using the if statement, how to expand the if statement, what is meant by nested if, what is meant by the if-else statement. In this lecture, we're gonna cover the logical operators, checking the numeric range within the logic operators, comparing characters and strings, conditional operators, and finally the switch statement. There is announcement for you. I have given you small or short assignments or checkpoints during the each lecture slides for the chapter number 2 and chapter number 4, chapter 2 to chapter 4. So compile all the checkpoints available from chapter 2 to 4, and this is your assignment number 2. Whatever the tasks are given in the checkpoints of chapter 2 and chapter 3 also included in my lecture slides. You have to do this. You have to compile it in a single file and you have to submit it through the LMS on or before 16th of May. लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हैं हमने अब ये आई थिंक थर्ड टाइप के ऑपरेटर्स हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं. स्टार्ट में हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर पढ़े थे, फिर अभी हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़े थे, अब हम पढ़ रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स. लॉजिकल ऑपरेटर्स का का जो काम होता है वो बेसिकली टू कनेक्ट द टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशन. हमने पिछले लेक्चर में रिलेशनल एक्सप्रेशंस पढ़ी थी. रिलेशनल एक्सप्रेशंस जो है यूज टू रिलेट द ऑपरेंड्स लाइक a इज ग्रेटर देन b, तो ये एक वन रिलेशनल एक्सप्रेशन है, और b इज ग्रेटर देन c ये एक और रिलेशनल एक्सप्रेशन है. बट देयर मे बी अ सिचुएशन वेयर वी वांट टू कंबाइन, where we want to connect two or more relational expressions. So in that scenario, the logical operators can be very useful. For example, we have three types of logical operators. Two of them, like and or, basically used to connect the expressions. ठीक है, and it is logical not. एंड जो है वो दो एक्सप्रेशंस को कनेक्ट करेगा और जो न्यू एक्सप्रेशन बनेगी वो कब ट्रू होगी, जब दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होंगी. जैसे कि मैं कहूँ कि लेट सपोज x इज ग्रेटर देन 5 एंड y इज ग्रेटर देन 7, यानी कि जब x 5 से और y 7 से ग्रेटर देन होगा तभी इस पूरी एक्सप्रेशन को ट्रू माना जाएगा. तो एंड जो है ना वो एक तरह से लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन करता है. जब दोनों एक्सप्रेशन का आंसर जब तक 1 नहीं आएगा तो ये ओवरऑल आंसर 1 नहीं देगा. और जो है ऑन द अदर हैंड ये सॉर्ट ऑफ ऑप्शनल कम्बिनेशन करता है, लाइक अगर एक एक्सप्रेशन भी दोनों में से ट्रू हो जाएगी तो जो है वो ओवरऑल आंसर या न्यू रिलेशनल एक्सप्रेशन का आंसर 1 आएगा. New relational expression is true if either expression is true. New relational expression is true if both expressions are true. तो एंड के लिए दोनों एक्सप्रेशंस का, यानी कि जिन एक्सप्रेशंस को आप कंबाइन कर रहे हैं उन दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, और के लिए कोई एक. और नॉट बेसिकली क्या करता है, रिवर्स कर देता है. लेट सपोज अगर कोई एक्सप्रेशन ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा. आगे इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, फिर प्रोग्राम भी देखेंगे. तो लेट सपोज x 12 है और y 5 है और z -4 है. तो पहली एक्सप्रेशन में आप देखें ये एंड ऑपरेटर लगा हुआ है. एंड लगाने के लिए आपको दो दफ़ा इस तरह एंड लिखना होगा, और के लिए आपको इस तरह दो दफ़ा और की साइन है. ये तो नॉट की साइन ये है, ये वहाँ भी लिखी हुई थी. ठीक है, तो x 12 है, y 5 है और z -4 है, तो कहता है कि x ग्रेटर देन y है. x ग्रेटर देन y, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है. ठीक है, लेकिन अभी तक इस एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू है या नहीं ये हमें नहीं पता. जब तक
इस वाले हिस्से का भी इस वाले हिस्से का भी आंसर ट्रू नहीं आ जाए, तो y जो है 5 है और 5 ग्रेटर देन -4 है, यानी कि ये चीज़ भी ट्रू है और ये चीज़ भी ट्रू है। तो दोनों जब ट्रू हो गई तो आंसर ओवरऑल ट्रू आ जाएगा। इसको देखते हैं, x ग्रेटर देन y, बात ठीक है, ट्रू है। z ग्रेटर देन y, नो, ये फॉल्स है। तो एक कंडीशन भी अगर फॉल्स हो जाएगी तो ओवरऑल आंसर फॉल्स आएगा। ये ओवरऑल आंसर का कॉलम है। यहाँ पे और है, और का मतलब ये है कि ये या ये दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो बात आपकी ट्रू हो जाएगी। अब देखें, y z के बराबर नहीं है, इज दिस इज अ रिलेशनल ऑपरेटर, y इज इक्वल्स टू z। पूछ रहा है कि क्या y z के बराबर है, नहीं, फॉल्स है। ठीक है, अभी भी 1 आ सकता है अगर ये 1 हो जाए। x इज लेस देन और इक्वल्स टू z, तो ये बात भी गलत है, फॉल्स है। दोनों फॉल्स होंगी तभी आंसर फॉल्स आएगा। देखें, ये थोड़ा सा याद कर लें, ये आगे आप डीएलडी में भी पढ़ेंगे। और के लिए फॉल्स कब आएगा, जब दोनों फॉल्स होंगी, और एंड के लिए ट्रू कब आएगा, जब दोनों ट्रू होंगी। ठीक है, अब देखें, x इज लेस देन इक्वल्स टू z, नहीं, ये बात तो गलत है, फॉल्स है, यानी कि यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ बीच में और है। अब y इज नॉट इक्वल्स टू z, ये बात ट्रू है, तो एक भी ट्रू हो गई तो आंसर ट्रू आ जाएगा। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू z, x जो है वो बड़ा है या बराबर है z के, हाँ तो बड़ा तो है, तो यानी कि इस एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू है। लेकिन इसके शुरू में लगा हुआ है नॉट, तो इसने इस ट्रू को कर दिया फॉल्स, तो आंसर आ गया फॉल्स। तो वी हैव जस्ट look at we have just look at the logical operation and logical operators and or। तो हमें पता चला कि एंड या और जो है वो दो रिलेशनल एक्सप्रेशंस को कंबाइन कर देता है। अगर मुझे, ये बिल्कुल वही एग्जांपल हो जाएगी इसकी, कि जैसे हमने इफ़ के लिए, इफ़ में 2 दफ़ा अगर आपको कोई चीज़ इफ़ करके टेस्ट करना है, जैसे हमने किया था कि इफ़ रिसेंटली ग्रेजुएटेड एंड इफ़ द एम्प्लॉयज़, तो हम पहले चेक करते थे कि भाई वो कंपनी का एम्प्लॉय है, अगर है तो फिर वो नेस्टेड इफ़ में आता था और दूसरी कंडीशन चेक करता था। यानी कि हमें उस प्रोग्राम में 2 कंडीशंस टेस्ट करनी थी, 2 रिलेशन एक्सप्रेशन को टेस्ट करना था। तो वो काम हम एक ही स्टेटमेंट पे कर सकते हैं यूजिंग द रिलेशनल लॉजिकल ऑपरेटर्स। कैसे कर सकते हैं, ये देखें, वही प्रोग्राम है लेकिन इस दफ़ा एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करेगा। अब ये देखें, इफ़ है, वही कमांड है इफ़, और ये बीच में इसकी जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है, अब ये एक एक्सप्रेशन नहीं है, ये 2 एक्सप्रेशन कंबाइंड हो गई हैं यूजिंग दिस एंड ऑपरेटर। ठीक है, इफ़ एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है, एंड रीसेंट ग्रेड भी वाई होना चाहिए। यानी कि यहाँ वो 2 वेरिएबल को टेस्ट कर रहा है, 2 वेरिएबल को के साथ रिलेशन ऑपरेटर चेक कर रहा है, उनका रिलेशन चेक कर रहा है कि भाई इसके अंदर जो डेटा यूज़र ने एंटर किया है वो और ये कैपिटल वाई जो है वो सेम होना चाहिए। अगर, क्योंकि ये एक्चुअली पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है, ठीक है, मैंने इसका पूरा प्रोग्राम आपको पहले दिखाया था। ठीक है, तो इससे पहले वो एम्प्लॉयड और रिसेंट ग्रेड का इनपुट लेता है, जाहिर सी बात है, और आप उसको बोल देंगे यूज़र को कि भाई अगर आप एम्प्लॉयड हो तो आप वाई प्रेस करो और नहीं हो तो एन प्रेस करो। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी, यही था ना उस प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट, एक कंडीशन ट्रू होगी तो वो दूसरी चेक करता था, दोनों ट्रू होंगी तभी लोन मिलेगा, या इंटरेस्ट जो भी है मामला, जो भी स्कॉलरशिप का था, जो भी फेवर है वो तब मिलेगा जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। नहीं तो आप या तो आप जो है ना, यू मस्ट बी एम्प्लॉयड एंड हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कॉलेज इन द पास्ट 2 years। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। दोनों कंडीशन में से अगर एक भी फॉल्स हुई तो ये पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो एल्स पर आ जाएगा। तो ये इस्तेमाल है लॉजिकल ऑपरेटर्स का, ख़ास तौर पे एंड का, कि आप जो नेस्टेड इफ है, ठीक है, जैसे कि इस एग्जांपल में 2 कंडीशंस को टेस्ट किया था तो 2 को कंबाइन कर सकते हैं, इसी तरीके से आप 3 को कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल रिलेशनल एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं, डिपेंडिंग कि आप
इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। यहाँ जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी उसमें दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है, ठीक है। कुछ ऐसी एग्जांपल्स भी हो सकती हैं जिसके अंदर हम बोलेंगे भाई ये हो जाए ट्रू या फिर ये हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पे हम और लगा लेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स का जो इस्तेमाल है, एक इस्तेमाल जो है वो विद इन द रेंज और आउट ऑफ द रेंज भी फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मिसाल कैसी है? इसकी बहुत सारी मिसालें हैं विद इन द रेंज और आउट ऑफ द रेंज की। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी कॉल सेंटर कॉल करते हैं, कहीं किसी कंपनी के यूएन नंबर पे कॉल करते हैं, तो एक रिकॉर्डिंग आपको सुनने को मिलती है कि प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस एंड प्रेस 4 फॉर दिस एंड सो ऑन अप टू 9 तक जाता है, या जब जहाँ तक भी नंबर अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप लेट सपोज गलत नंबर प्रेस कर दें तो द सिस्टम मस्ट एबल टू डिटेक्ट कि भाई आपने गलत नंबर प्रेस किया, यानी कि जो नंबर आपने प्रेस किया है वो आउट ऑफ द रेंज प्रेस किया है, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन। हम आगे मेन्यूज़ बनाएंगे और हम यूज़र से कहेंगे कि आप 1 2 3 4 में से कोई नंबर प्रेस करें, ठीक है। लेकिन लेट सपोज 1 से लेके 4 तक का मेन्यू है आपका और वो 5 प्रेस कर देता है, दैट इज़ 5 इज़ आउट ऑफ द रेंज। या तो ये आउट ऑफ रेंज की एग्जांपल हो गई। तो आउट ऑफ रेंज के अंदर हम लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करके देखते हैं अभी कि कैसे चेक करा जा सकता है कि नंबर आउट ऑफ रेंज है या इनसाइड द रेंज है। इनसाइड रेंज कब चेक की जाती है? मिसाल के तौर पे जो हम मार्कशीट का मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसके अंदर जो है वो आप बच्चे के मार्क्स कैलकुलेट करते हैं, उसके सेशनल मार्क्स बनाते हैं और वो मार्क्स लेट सपोज 60 आ जाते हैं, ठीक है। नाउ लेट सपोज आपका जो ग्रेडिंग फिनोमेना है वो 90 से लेके 100 तक ए ग्रेड देता है, 90 से 80 को बी देता है, एंड इस तरह वो चलता है, यानी कि एवरी डिकेड हैज सम ग्रेड एसोसिएटेड। तो अब आपको जो ये 60 नंबर आए ना, ये आपको चेक करना है कि ये किस डोमेन में आ रहे हैं, वेदर दे आर इनसाइड 50 टू 60 और दे आर इनसाइड 60 टू 70, यानी कि यहाँ पे आपको इनसाइड वाला मामला चेक करना है कि वेदर द नंबर फॉल्स विद इन द रेंज। तो ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मार्कशीट की कि विद इन द रेंज वाली बात जब की जाती है तो हम मार्कशीट की बात कर रहे होते हैं, या और भी कुछ हो सकती हैं, लेकिन अभी मेरे जहन में मार्कशीट का मामला आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन चेक इनसाइड और आउटसाइड के कोई भी नंबर है वो इनसाइड है या आउटसाइड है, वो कैसे चेक कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इनसाइड के ऊपर। व्हाट इज़ मीन बाय इनसाइड? मैं कहता हूँ कि मैं एक नंबर प्रेस करता हूँ या मैं बच्चे के नंबर कैलकुलेट करता हूँ और वो नंबर एक्स वाई जेड आ जाते हैं। इफ़ आई वांट टू चेक कि ये जो एक्स वाई जेड नंबर आए हैं ये 50 से 60 के दरमियान आए हैं, यानी कि ठीक है, डिपेंडिंग कि मैं 50 भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ 60 भी, तो मैं कहूँगा कि भाई ये जो नंबर है ना ये 50 या 50 से बड़ा होना चाहिए और 60 और 60 से छोटा भी होना चाहिए, यानी कि दोनों बातें ट्रू होनी चाहिए। क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर मैं सिर्फ ये चेक कर लूँ कि नंबर 50 से बड़ा है, तो भाई 50 से बड़ा तो 70 भी है, 50 से बड़ा तो 75 भी है, ठीक है। तो आई शुड हैव सम एंड लिमिट, और वो एंड लिमिट भी ट्रू होनी चाहिए, यानी कि नंबर को 50 या 50 से बड़ा भी हो और 60 और 60 से छोटा भी हो। जब ये दोनों बातें ट्रू होंगी तभी मैं श्योर हो जाऊंगा कि हाँ भाई नंबर 50 और 60 के दरमियान है। अगर मैं सिर्फ ये कंडीशन लगा दूं कि नंबर 60 से छोटा हो तो भाई 50, 49, 38 ये भी बात को ट्रू करते हैं। बात समझ में आ रही? बात कि ये जो दो बातें मैं कर रहा हूँ कि 50 से बड़ा और 60 से छोटा, इन दोनों के दरमियान एंड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ग्रेडिंग चेक की जा रही है कि अगर आपका जो ग्रेडिंग मार्क्स हैं वो 0 से बड़े और 100 से छोटे हैं तो इसका मतलब आपके वैलिड ग्रेड है। यहाँ पे जो इनसाइड की रेंज है वो 100 तक की है, बट द कॉन्सेप्ट क्वेश्चन इज नॉट अबाउट कि रेंज क्या है, क्वेश्चन इज अबाउट एंड क्यों यूज हो रहा है। एंड इसलिए यूज हो रहा है कि जो नंबर है
वो लाजमी 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई आप एक नंबर प्रेस करें जो कि 0 और 100 के दरमियान हो, या 0 और 100 भी हो सकता है, ठीक है, तो 0 से बड़ा हो, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि 0 से बड़ा तो 110 भी है और 100 से छोटा भी हो, तो इन दोनों बातों को एक ही वक्त में ट्रू होना पड़ेगा, इसीलिए बीच में एंड लगाया है। लेकिन आउटसाइड के लिए बीच में और लगेगा। मिसाल के तौर पे हम दोबारा वही 50 और 60 वाली एग्जांपल लेते हैं कि मैं कहता हूँ कि कोई सा भी नंबर आप प्रेस कर दो, लेकिन 50 और 60 के दरमियान नंबर नहीं होना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि नंबर जो है ना वो आपका या तो 50 से छोटा होना चाहिए या 60 से बड़ा होना चाहिए, और इन दोनों के लिए एंड नहीं लगा सकता मैं बीच में, क्योंकि अगर मैंने एंड लगा दिया तो ये एक्सप्रेशन कभी भी ट्रू नहीं होगी, क्योंकि एक नंबर जो है एक वक्त में या तो वो 50 से छोटा हो सकता है या वो 60 से बड़ा हो सकता है। वो ये दोनों कंडीशन एक ही वक्त में ट्रू नहीं कर सकता। एंड लगा देने का मतलब ये होता है कि दोनों एक्सप्रेशन ट्रू हों। तो आई हैव टू पुट ओवर हेयर टू कैलकुलेट द आउटसाइड रेंज। ठीक है, तो 0 से छोटा या बराबर हो। अब ये इनवैलिड रेंज की बात कर रहा है, यानी कि नंबर जो है वो 0 से छोटा या 0 के बराबर हो और 100 से बड़ा या 100 के बराबर हो, यानी कि आउटसाइड द रेंज। और ये दोनों कंडीशन और के साथ चेक की जाएंगी, क्योंकि एक नंबर आप प्रेस करते हैं, लेट्स सपोज -1, तो -1 इज लेस देन 0, लेकिन -1 इज नॉट जो है ग्रेटर देन 100। या एक नंबर है 110, तो 110 जो है वो 100 से तो बड़ा है लेकिन 0 से छोटा नहीं है। तो दोनों कंडीशंस एक वक्त में ट्रू नहीं हो सकती, इसलिए हम एंड नहीं लगाएंगे और लगाना पड़ेगा, और लॉजिकल भी है। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस तरह हम नॉर्मल मैथमेटिकल नोटेशन में लिखते हैं इस तरह से कि 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेड लेस देन इक्वल्स टू 100, ये वाला फिनोमेना जो है ना यहाँ नहीं चलेगा। आपको यहाँ इस तरह ही लिखना पड़ेगा इनसाइड या आउटसाइड रेंज के लिए। ठीक है, ये चैप्टर 4 के भी चेक पॉइंट्स आपको करने हैं। सिंपल है, ट्रू और फॉल्स, और बीच में एंड है, तो आंसर फॉल्स आएगा, क्योंकि एंड के लिए दोनों को ट्रू होना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ ABCD के वैल्यूज़ दी हुई हैं और आपसे एक्सप्रेशंस, रिलेशन एक्सप्रेशंस को जो है वो कंबाइन कर रहा है एंड और नॉट के ज़रिए, और आपसे आंसर पूछ रहा है। मेन्यूज़ क्या होते हैं? मेन्यूज़ जिस तरह मैंने जिक्र किया कि आप लेट्स सपोज कहीं कॉल कर रहे हैं, या मेन्यू से मुराद ये है कि यूज़र को चॉइस देना। ठीक है, कि भाई आप सेलेक्ट करो। अभी तक हमने डिसीजन लेना सीख लिया था, डिपेंडिंग कि भाई अगर वेरिएबल की वैल्यू ये होगी तो आप ये कर लो, नहीं तो ऐसा कर लो। ठीक है, अब मेन्यू से क्या है कि जो वेरिएबल की वैल्यू है वो बेसिकली यूज़र डिसाइड करेगा रन टाइम के ऊपर, और एक मेन्यू वाला जो है ना कॉन्सेप्ट उसको नज़र आएगा कि जैसे ही प्रोग्राम शुरू होता है। लेट्स सपोज मैं कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना रहा हूँ, या कैलकुलेटर मैंने बनाया है C++ में, तो जैसे ही प्रोग्राम ऑन होता है तो वो यूज़र से पूछता है कि भाई अगर आपको एडिशन करनी है तो आप प्रेस 1 कर दें, सब्ट्रैक्शन करनी है तो प्रेस 2 कर दें, एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे जब वो यूज़र 1, 2 या 3 या जो भी आपका मेन्यू है वो प्रेस करेगा, तो 1 प्रेस करेगा तो वो उसको एडिशन वाले प्रोग्राम में ले जाएगा और एडिशन करके दिखाएगा। तो दिस कॉन्सेप्ट इज़ नोन एज मेन्यू। ठीक है, आप यूज़र को चॉइस देते हैं और उस चॉइस के ऊपर फैसला करते हैं कि प्रोग्राम कहाँ पे ब्रांच होगा। A menu-driven program allows the users to determine the course of the action by selecting it from the list of actions. A menu is nothing but simply a screen displaying a set of choice. मेन्यू कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सी आउट के ज़रिए ही आप एक प्रॉम्प्ट मैसेज डिस्प्ले करेंगे। जैसे आप प्रॉम्प्ट मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं, ऐसे ही मेन्यू करेंगे कि प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस, सी आउट के ज़रिए। उसके बाद सीन के ज़रिए उसकी चॉइस को कैप्चर करेंगे। तीसरा स्टेप क्या होता है कि फिर इफ़ लगा के उस पर कंडीशन लगाएंगे। तो इसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, आप जो है लिस्ट डाउन करें, चॉइस ऑफ एक्शन करें। मिसाल के तौर पे आप एक होटल रिजर्वेशन का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उसमें आप डिस्प्ले कर दें कि भाई आपको जो है वो रूम
जो है वो बुक करना है। वेलकम, सबसे पहले आप वेलकम नोट शो कर दें अपना, उसके बाद अपनी जो है सर्विसेज शो कर दें कि भाई रूम रिजर्वेशन करवानी है या सिर्फ डाइन इन करना है। ठीक है, रूम रिजर्वेशन के मेन्यू में जब वो आ जाए यानी कि 1 प्रेस कर दे तो फिर वो उससे पूछे कि भाई आपको कितने दिन के लिए या कितने रूम चाहिए। ठीक है, फिर आप उसको कैलकुलेट करके बता देंगे भाई अगर आपको एक रूम चाहिए 2 दिन के लिए, फिर रूम, इस तरह आप जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम बना सकते हैं मेन्यूज़ के ज़रिए। ठीक है, इसमें यूज़र को एक तरह से चॉइस होगी। अब देखें इसमें डिसीजन मेकिंग भी हो रही है लेकिन बेस्ड ऑन द इनपुट ऑफ द यूज़र। तो आप एक लिस्ट शो कर दें, उसके बाद यूज़र से कहें कि वो सिलेक्शन करे। उसके लिए आपके पास सीन का इनपुट होगा, इसके लिए इस लाइन को परफॉर्म करने के लिए सी आउट यूज़ होगा। प्रॉम्प्ट इनपुट लेने के लिए उसके बाद आपके पास सीन होगा, और इनपुट को टेस्ट करने के लिए फिर आप इफ़ की एक्सप्रेशन लगाएंगे। अगर मैच हो जाता है तो एग्जीक्यूट कर दें कोड उसका, नहीं तो गो टू दी नेक्स्ट एक्सप्रेशन। ये प्रोग्राम है जो कि मेन्यू को शो करा रहा है। हम इसको, वैसे तो ये होमवर्क दिया था मैंने, लेकिन मैं इसको अभी रन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये क्लब मेंबरशिप का प्रोग्राम है। ठीक है जनाब, अब देखें सबसे पहले वो यूज़र को चॉइस दे रहा है, और चॉइस के अंदर उसने ये सी आउट की स्टेटमेंट यूज़ की है क्लब मेंबरशिप के हवाले से, और कहा है कि वेलकम टू द हेल्थ क्लब मेंबरशिप। और ये देखें सारा सी आउट में लिखा हुआ है। वन वन अगर आप प्रेस करेंगे तो इसका मतलब आप अडल्ट मेंबरशिप हासिल करना चाहते हैं। सेकंड नंबर का मतलब ये है कि आप चाइल्ड मेंबरशिप हासिल करना चाह रहे हैं। 3 का मतलब ये है कि सीनियर सिटीजनशिप मेंबरशिप हासिल करना चाह रहे हैं। 4 का मतलब ये है कि आप प्रोग्राम बंद करना चाह रहे हैं। और फिर वो आपसे कह रहा है इंटर द चॉइस। ठीक है जी, यानी कि आपने लिस्ट डाउन कर दिया अपना मेन्यू, उसके बाद प्रॉम्प्ट किया यूज़र को कि भाई वो इनपुट देगा, तो उसने इनपुट दे दिया सीन के ज़रिए। इनपुट लेने के बाद अब आप देखें कि यहाँ से टेस्टिंग शुरू हो गई। इफ़ चॉइस, चॉइस क्या है, जो उसने वेरिएबल दिया है, इनपुट दिया है, वो बराबर है अडल्ट चॉइस के। ये भी एक वेरिएबल का नाम है जो ऊपर डिक्लेयर है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अडल्ट चॉइस जो 1 है। ठीक है, यानी कि अगर उसने जो इनपुट दिया है वो 1 है, क्योंकि 1 था स्टैंडर्ड अडल्ट अडल्ट चॉइस का। तो अगर तो उसने इनपुट 1 दिया है, इफ़ की कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो वो क्या पूछ रहा है, आप देखें वो महीने पूछ रहा है, कितने महीने की आपको रिजर्वेशन या मेंबरशिप चाहिए। इनपुट ले लिया मंथ का, और चार्जेस का वेरिएबल जो है वो क्या कर रहा है, मंथ्स को मल्टीप्लाई कर रहा है अडल्ट के। अडल्ट क्या है, रेट है बेसिकली। मेंबरशिप के रेट होते हैं ना, वैसे ही रेट हैं। 40, लेट सपोज $40 हैं पर मंथ कह लें या जो भी, तो वो 40 से महीनों को मल्टीप्लाई कर देगा और आपको आंसर दिखा देगा। अब क्योंकि इफ़ की कंडीशन ये वाली ट्रू हुई है तो बाकी कोई सी भी एल्स ट्रू नहीं होगी और वो प्रोग्राम बिल्कुल एंड हो जाएगा। ठीक है, अगर लेट सपोज वो 1 नहीं प्रेस करता तो पहली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और 2 प्रेस करता है तो चाइल्ड वाली होगी, 3 करता है तो सीनियर सिटीजन होगी, और अगर 4 कर देता है तो क्वाइट चॉइस यानी कि प्रोग्राम एंडिंग। इसके बाद वो यानी कि ये ट्रू होगा। तो देखें एक एक इफ चलता है ना, एक इफ चलेगा, कोई सा भी एक, तो जो भी ट्रू होगी वो चलेगा। उसके बाद प्रोग्राम जो है ना वो इफ की बॉडी से बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन मिसाल है कि उसने ना तो 1 प्रेस किया, ना तो 2, ना 3, ना 4, तो उसके लिए हमारे पास आखिरी एल्स है जो हमने पहले भी सीखा था। दिस इज द लास्ट एल्स टू कैप्चर द रॉन्ग इनपुट। ठीक है, नहीं तो ये ट्रू हो जाएगा और फिर प्रोग्राम आपका चल जाएगा। इसको चला के देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मेंबरशिप क्लब आ गई आपके पास, वो आपसे चॉइस पूछ रहा है। लेट सपोज मैं 1 प्रेस कर देता हूँ तो वो मुझसे महीने पूछ रहा है। मैं कहता हूँ मैं 5 महीने की मेंबरशिप हासिल करना चाहता हूँ, और उसने मुझे ये बता दिया, पैसे बता दिए। अभी क्योंकि हमने लूप्स नहीं पढ़े, वरना हम इसको लूप्स में लूप भी लगा देते ताकि प्रोग्राम बार बार चलता रहता। लेट सपोज मैं 7 प्रेस कर देता हूँ तो देखें द वैलिड चॉइस, ये बिल्कुल आखिरी एल्स पे चला गया। द वैलिड चॉइसेस आर 1 to 4, रन द प्रोग्राम अगेन एंड सेलेक्ट।
तो दिस इज़ हाउ आप जो है वो अपने प्रोग्राम में मेन्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। ये जो मैंने अभी प्रोग्राम किया ये 4.19 है बुक के अंदर, ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने आपको करके भी दिखा दिया है। इसके अलावा आप जो हैं वो करेक्टर्स को भी कंपेयर कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करेक्टर्स से मुराद क्या है, जब आप कंपेयर करेंगे करेक्टर्स को तो वो उनकी आस्की वैल्यू को कंपेयर करेगा। अगर मैं लिखता हूँ कि ए जो है लेटर ए इज़ लेस देन बी, तो वो इनकी ASCII वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा। इसकी 65 है, इसकी 66 है, तो 65 इज़ लेस देन 66, तो ये बात ट्रू होगी। ठीक है, 1 या 2 को भी कंपेयर कर सकते हैं आप, मर्जी है आपकी। ठीक है, तो यू कैन कंपेयर द करेक्टर्स यूजिंग द रिलेशनल ऑपरेटर्स, और फिर आप जो हैं वो उनको लॉजिकल ऑपरेटर से कंबाइन भी कर सकते हैं। याद रहे कि लोअर केस लेटर्स की वैल्यूज़ डिफरेंट है अपर केस से। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप यूज़र से कहते हैं कि भाई आप एक प्रेस करें एनी करेक्टर। ठीक है, एनी अल्फ़ाबेट प्रेस करें। ठीक है, A to Z। स्मॉल मैं बताऊंगा कि भाई वो लेटर जो है स्मॉल है या कैपिटल है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप कंपेयर तो कर रहे हैं क्योंकि यूज़र के इनपुट को कंपेयर कर रहे हैं विद अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ करेक्टर्स A to Z। लेकिन अब आपके पास विद इन दी रेंज और आउट ऑफ द रेंज का कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर जो नंबर एंटर हुआ है वो स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक है, तो हम डिस्प्ले करेंगे कि भाई आपने छोटा लोअर केस लेटर प्रेस किया है। इसी तरीके से अगर नंबर कैपिटल ए से कैपिटल जेड के दरमियान है तो हम उसको बताएंगे कि भाई आपने बड़ा लेटर प्रेस किया है। इसका प्रोग्राम ये है, ये देखें इनपुट कह रहा है आपसे कि एक डिजिट एंटर करें, उसने इनपुट ले लिया CH के अंदर। इफ़ अब देखें लॉजिकल ऑपरेटर्स के ज़रिए दो एक्सप्रेशन को कंबाइन किया जा रहा है कि जो इनपुट करेक्टर है वो 0 से बड़ा है और 9 से छोटा है। यानी कि अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हुई तो वी विल से कि द प्रेस्ड नंबर इज़ बेसिकली इनसाइड दिस रेंज। ये कॉमनली यूज ASCII करेक्टर्स हैं, आप इनको देखते हुए ये प्रोग्राम बना सकते हैं कि 0 से 9 कंपेयर करेगा तो वो बताएगा कि आपने डिजिट एंटर किया है। नहीं, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो क्या चेक कर रहा है कि इफ़ CH ग्रेटर देन इक्वल्स टू A लेस देन इक्वल्स टू Z, यानी कि इनसाइड द रेंज चेक हो रहा है हर दफ़ा। यहाँ भी इनसाइड हो रहा है। अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर वो आपने कोई डिजिट प्रेस नहीं किया है, यानी कि जो डिजिट है वो आपने कोई डिजिट प्रेस नहीं किया, आपने कोई लेट सपोज जो है स्पेशल कैरेक्टर वगैरह प्रिंट कर दिया है। इसी तरीके से आप स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग को कंपेयर करने की बेहतरीन एग्जांपल क्या है, मिसाल के तौर पे आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं, लेट सपोज मोबाइल शॉप का प्रोग्राम है या कोई भी गैजेट का प्रोग्राम है जिसमें आपके पास डिफरेंट गैजेट्स हैं। आप यूज़र को डिस्प्ले कराते हैं कि भाई आप कौन सी कंपनी के मोबाइल एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लेट सपोज तो प्रेस सैमसंग, राइट, आईफोन और वॉट एवर, यानी कि ये सैमसंग, ये स्ट्रिंग्स हैं। अब यूज़र स्ट्रिंग टाइप करेगा तो आप स्ट्रिंग को भी कंपेयर कर सकते हैं, जिस तरह आपने नंबर को कंपेयर किया था इसी करेक्टर को कर सकते हैं, स्ट्रिंग को कर सकते हैं। दूसरा इसका इस्तेमाल हो सकता है, लेट सपोज आप पासवर्ड रखना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, कि जैसे ही प्रोग्राम शुरू हो आपसे पासवर्ड पूछे, अगर अब पासवर्ड जाहिर सी बात है सीरीज ऑफ करेक्टर्स का होगा, तो वो सीरीज ऑफ करेक्टर्स अगर मैच हो जाते हैं तो आपका प्रोग्राम आगे जाएगा, नहीं तो एंड कर देगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग करेक्टर्स, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने की बेस्ट एग्जांपल है। याद रहे सारे करेक्टर्स मैच होने चाहिए। अब बज़ाहिर ये बहुत करीब है, लेकिन M मैच कर रहा है, A मैच कर रहा है, R मैच कर रहा है, लेकिन ये आखिरी करेक्टर मैच नहीं कर रहा, तो ये दोनों स्ट्रिंग वेरिएबल सेम नहीं है। ये प्रोग्राम देख लीजिएगा, ये बिल्कुल वैसा ही प्रोग्राम है जो मैं बात कर रहा था मोबाइल वाली, कि इसने ये जो पार्ट नम है ये उसने यूज़र से इनपुट लिया डिफरेंट, लेट सपोज आप मोबाइल के इनपुट ले सकते हैं। अगर वो आपके प्री डिफाइंड वैल्यू से मैच कर जाता है तो वो उसकी प्राइस बता देगा, नहीं तो आपसे वो डिस्प्ले कर देगा कि भाई आपने पार्ट नंबर गलत प्रेस किया है।
लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है स्विच स्टेटमेंट। द स्विच स्टेटमेंट लेट्स द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल डिटरमाइन वेयर द प्रोग्राम विल ब्रांच। यानी कि यहाँ पे जो है स्विच के अंदर हम वेरिएबल की वैल्यू पे फैसला करते हैं कि प्रोग्राम कहाँ ब्रांच करेगा। इफ़ की तरह हम डिसीजन मतलब रिलेशन एक्सप्रेशंस पे काम नहीं कर रहे होते, सिंपल वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू पे बात कर रहे होते हैं। और इसीलिए ज़रूरी नहीं कि सारी जो कंडीशंस हैं जो इफ़ के ज़रिए आप इम्प्लीमेंट कर रहे थे वो स्विच के ज़रिए भी इम्प्लीमेंट कर दें। इन सम केसेस कैन बी इंस्टेड ऑफ इफ़ एल्स यू कैन यूज़ द स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट कुछ मौक़ों पे बहुत हेल्पफुल और ईजी हो जाता है। और वो मौके क्या हैं, जब आपके पास एग्जैक्ट वैल्यूज़ होंगी ना। मिसाल के तौर पे मैंने चेक करना है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि अगर यूज़र जो है वो नंबर प्रेस करता है और वो 100 से ज़्यादा है, तो 100 से ज़्यादा जो है ना वो एक कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब यहाँ अनसर्टेनिटी है भाई, 100 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ ऐसी केसेस में इफ़ ही काम करेगा, स्विच काम नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं यूज़र को मेन्यू दिखाऊं और बोलूं प्रेस 1 2 3 4, अब मुझे श्योरिटी है कि यार यूज़र जो है ना या तो 1 प्रेस करेगा या 2 करेगा या 3 करेगा या 4। यहाँ मैं इफ़ के बजाय स्विच यूज़ कर लूँगा तो प्रोग्राम ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो जब मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू होगा ना वेरिएबल की, तो वहाँ स्विच का इस्तेमाल करके ब्रांचिंग की जा सकती है। स्विच और स्विच के अंदर ये राउंड ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल या कोई एक्सप्रेशन जिसकी कोई ना कोई वैल्यू आने वाली है। उसके बाद आप पॉसिबल केसेस लिखेंगे। ये केस क्या होंगे, ये जो पॉसिबल वैल्यू है, दिस इज नथिंग बट सिंपली द पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो स्विच के बाद इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट किया जाएगा और टेस्ट किया जाएगा कि वो किस पॉसिबल केस के साथ मैच कर रही है। तो अगर ये वैल्यू या एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो किसी एक केस के साथ भी मैच कर जाती है तो उसके साथ मौजूद स्टेटमेंट रन हो जाएगी। तो आपको लिखना है स्विच और ब्रैकेट में एक्सप्रेशन और फिर ये ब्रैकेट, ठीक है, और इस ब्रैकेट यानी कि स्विच की बॉडी और बॉडी के अंदर आप लिखेंगे केस। केस के बाद ये जो पॉसिबल, ये जो अंडरलाइन हुआ हुआ ये वैल्यू है। मिसाल के तौर पे मैं मेन्यू का प्रोग्राम बना रहा था तो मैं यहाँ लिखूंगा केस ए, केस बी, केस सी। अगर मैं यूज़र से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो ए बी सी डी प्रेस करेगा, अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो 1 2 3 प्रेस करेगा, तो मैं लिख दूंगा केस 1, केस 2, केस 3 और यहाँ कॉलन लगेगा। ठीक है, और उसके बाद आपकी स्टेटमेंट आ जाएगी यानी कि जो आप काम करवाना चाहते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट क्या है, डिफ़ॉल्ट हम आगे देखेंगे कि अगर इन चारों पांचों जितने भी केसेस आपने लिख दिए, जिस तरह इफ एल्स के अंदर आखिरी एल्स था, इसी तरीके से यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है कि अगर कुछ भी मैच नहीं हुआ तो फिर भाई डिफ़ॉल्ट चला देना। ठीक है, ये उस पिछली स्लाइड की एक्सप्लेनेशन है कि एक्सप्रेशन को एवेल्युएट किया जाएगा अगर वैल्यू ऑफ, और फिर क्या किया जाएगा, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड अगेंस्ट द पॉसिबल वैल्यूज। सारी पॉसिबल वैल्यूज से कंपेयर किया जाएगा जो आपने केसेस में लिखा हुआ है। इफ एक्सप्रेशन मैच करता है तो प्रोग्राम ब्रांच हो जाएगा उस स्टेटमेंट के ऊपर और कंटिन्यू करेगा टू द एंड ऑफ द स्विच। अगर मैचिंग फाउंड नहीं होती तो जो है फिर प्रोग्राम डिफ़ॉल्ट पे चला जाएगा। तो ये प्रोग्राम है, ये देखते हैं हम। जिस लेट सपोज ये मेन्यू है, एंटर ए बी सी डी, कुछ भी स्टेटमेंट है, जैसे वो था मेंबरशिप वाला, तो उसने मेन्यू डिस्प्ले कराया और आपसे कहा कि आप ए बी या सी प्रेस करें। तो सीन से चॉइस ले ली, मैंने कि चॉइस वेरिएबल को इनपुट ले लिया। ठीक है, अभी तक अब इफ़ के बजाय अब मैं लिख सकता हूँ कि इफ़ चॉइस इक्वल्स टू ए और उसके बाद प्रिंट कर दे। लेकिन नहीं, अभी मुझे क्योंकि कंडीशंस बहुत एग्जैक्टली पता है, इफ़ का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर तब है जब आप अनसर्टेनिटी हो आपके पास कि भाई यूज़र प्रेस कर सकता है। लेट्स सपोज इफ़ टेम्परेचर ग्रेटर देन 100, यहाँ पे जो है ना पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं। यहाँ पे स्विच काम नहीं करेगा कभी भी। स्विच रिलेशन एक्सप्रेशन से काम नहीं करता, वैल्यू पे काम करता है, एग्जैक्ट वैल्यूज़ के ऊपर। तो मैंने लिखा केस। अब देखें स्विच का क्या है वो सेंटेक्स, स्विच और ये वेरिएबल जिसकी वैल्यू को आप टेस्ट कर रहे हैं, इस भी जो चॉइस है ना इसकी मुख्तलिफ पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। ये ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, या इन तीनों के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो केस
और फिर आपने वो वैल्यू लिख दी। अब क्योंकि वो एक कैरेक्टर है तो आपने यहाँ पे सिंगल कोटेशन में लिखा, फिर डबल कॉलन सॉरी सिंगल कॉलन, ठीक है, और उसके बाद आपकी स्टेटमेंट आ जाएगी कि सी आउट यू इंटर्ड ए। और यहाँ एक चीज़ आपको, दो चीज़ें नई नज़र आ रही हैं, एक ब्रेक स्टेटमेंट जैसे कि, और एक है आपकी डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट का मकसद क्या है कि अगर ना तो ए प्रेस हुआ, ना बी हुआ, ना सी हुआ, तो फिर डिफ़ॉल्ट के साथ जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है वो प्रिंट हो जाएगी। ब्रेक का काम क्या होता है? ब्रेक का काम होता है बिल्कुल वही जो ब्रेक का वर्ड जिसको शो करता है, ब्रेक लगाना। होता क्या है स्विच के साथ कि जब स्विच एग्जीक्यूट होता है, लेट सपोज आपने ए प्रेस किया, तो ए जो है वो चेक करेगा केस ए, ठीक है भाई मैच हो गया, तो वो प्रिंट कर देगा सी आउट यू इंटर्ड ए। अब मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे ब्रेक की स्टेटमेंट नहीं लिखी ना, तो वो क्या करेगा, जहाँ से मैच होता है ना उसके बाद सब कुछ एग्जीक्यूट कर देता है, जो कि हमने यहाँ पढ़ा भी था। If the expression matches, the program branch to that statement following the expression I and continue to the end। यानी कि अगर आपकी लेट सपोज आप B प्रेस करते हैं तो वो मैच करेगा, ये मैच नहीं हुआ लेकिन ये मैच हो गया, तो लेट सपोज ये यहाँ पे मैच हुआ तो उसने ये एग्जीक्यूट किया और फिर ये भी एग्जीक्यूट कर देगा, यानी कि जितनी केसेस होंगे ना नीचे वो सब एग्जीक्यूट हो जाएंगे अनलेस के आप ब्रेक लगाते हैं। यानी कि मुतालका केस प्रिंट हो जाने के बाद ब्रेक लगाना ज़रूरी है, नहीं तो सारे केसेस प्रिंट हो जाएंगे डिफ़ॉल्ट के अलावा। आगे देखते हैं इस चीज़ को। डिफ़ॉल्ट इज़ ऑप्शनल लेकिन रिकमेंडेड है। डिफ़ॉल्ट का काम वही है जो आखिरी एल्स का था इफ़ एल्स के अंदर, क्योंकि दूसरा ये मैंने वाई का आंसर आपको बता दिया। ऑप्शनल इसलिए कि अगर कोई रॉन्ग इनपुट दे देते हैं जो ए बी सी डी से मैच नहीं करता, तो यूज़र को पता चलना चाहिए कि भाई उसने कोई गलती करी है। दूसरा ये कि ब्रेक का काम क्या है कि without the break statement the program falls through all the statement below the one with the matching case। यानी कि अब आपने लेट सपोज 10 केसेस लिखे हुए हैं और वो तीसरे केस से जाके मैच कर जाता है, तो तीसरे केस को तो प्रिंट करेगा, तीसरे के बाद 10 तक जितने केसेस हैं वो सबको प्रिंट कर देगा। तो ज़रूरी है कि हर केस के बाद एक ब्रेक स्टेटमेंट लगाई जाए। स्विच टेस्ट द वैल्यू, यानी कि इंटीजर एक्सप्रेशन टेस्ट करता है, बेस्ड ऑन दैट वैल्यू इट डिटरमाइन विच सेट ऑफ स्टेटमेंट टू बी ब्रांच टू। यानी कि स्विच के अंदर जो है ना वो वैल्यू होनी चाहिए, कोई रिलेशनल एक्सप्रेशन नहीं होनी चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू आंसर आपका आना चाहिए। तो इस लेक्चर को अख्ताम करते हैं और ये आपके लिए सवाल ये है कि क्या स्ट्रिंग और रिलेशन एक्सप्रेशन भी टेस्ट हो सकती हैं। अब रिलेशन एक्सप्रेशन को तो मैंने काफ़ी आपसे बात कर दी, अभी हमने इस प्रोग्राम के अंदर करेक्टर को कंपेयर करके देखा था स्विच के ज़रिए। तो अब मैं आपको दे रहा हूँ कि आप स्ट्रिंग को कंपेयर करें, स्ट्रिंग की बेसिस के ऊपर डिसीजन करवाएं, ठीक है। ये भी प्रोग्राम है स्विच और ब्रेक और डिफ़ॉल्ट को इस्तेमाल करते हुए, बल्कि यहाँ पे इन्होंने ये दिखाया है कि अगर ब्रेक का इस्तेमाल ना करें, ठीक है, ब्रेक का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, मॉडल नंबर इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, और मॉडल नंबर जो है वो 300 200 100 कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखें 300 और अगर मैच होता है तो सी आउट की स्टेटमेंट है और कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है। तो ये इसके पॉसिबल आउटपुट्स हैं। मिसाल के तौर पे अवर टीवी कम्स, ये मेन्यू हो गया। मेन्यू के बाद जो है उसने उससे पूछ लिया कि भाई आप कौन सा प्रेस करना चाहते हैं, तो 100 200 300, उसने 100 कर दिया। यानी कि पहला 100 का मतलब क्या है, बिल्कुल आखिरी वाला केस है। तो ये जब प्रिंट होगा रिमोट कंट्रोल इसका आंसर है, ठीक है। तो दैट मॉडल हैज़ द फॉलोइंग फीचर रिमोट कंट्रोल, बस यही प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है, दैट मॉडल हैज़ द फॉलोइंग फीचर, यानी कि ये तो लाजमी प्रिंट करेगा और स्विच की बेसिस के ऊपर उनका एडिशनल फीचर प्रिंट कर देगा। अब क्योंकि इस 100 के बाद ब्रेक था, ये प्रोग्राम यहाँ एंड हो गया, लेकिन अगर वो जो है वो 200 प्रेस कर देगा तो 200 यहाँ पर है, तो 200 में वो स्टीरियो साउंड भी प्रिंट कर देगा और रिमोट कंट्रोल भी प्रिंट कर देगा। ये देखें स्टीरियो साउंड और रिमोट कंट्रोल, तो ये एक तरह से गलती हो रही है।
वो फीचर उसमें नहीं है, लेकिन वो प्रिंट हो रहे हैं क्योंकि आपने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाई। इसी तरह अगर 300 प्रेस कर देगा तो देखें तीनों फीचर्स आ गए। ठीक है, तो जिस तरह मैंने कहा कि स्विच स्टेटमेंट जो है ना वो मेन्यूज़ में ज़्यादा कारआमद होती है, क्योंकि मेन्यूज़ में आपके पास एग्जैक्ट चॉइस होती है, एग्जैक्ट वैल्यू होती है कि भाई 1 2 3 वैल्यू प्रेस कर दो या ABCD प्रेस कर दो। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम हो जाता है आपका स्विच के ज़रिए। और यहाँ पे इफ़ को यूज़ इफ़ के ज़रिए भी बन सकता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि स्विच के ज़रिए बनाया जाए। ठीक है जनाब, तो ये आखिरी आपकी चेक पॉइंट है, ये देख लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।